नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं प्रहार। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर के साथ। यूपी बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसकी तस्वीर आज साफ हो जाएगी। अब से कुछ देर बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीजेपी विधायक पंकज सिंह लखनऊ में पार्टी दफ्तर में मौजूद है। नॉमिनेशन में अगर एक से ज्यादा अध्यक्ष पद के लिए दावेदार सामने आते हैं तो फिर 14 दिसंबर को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वोटिंग होगी। 464 वोट डाले जाएंगे। हालांकि जानकारी के मुताबिक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनना लगभग तय है, जो ओबीसी के कुर्मी समाज से आते हैं। इनके अलावा एक और नाम जो रेस में है वो है यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह का। धर्मपाल सिंह ओबीसी के लोधी जाति से आते हैं, यानी यह कहा जाए कि इस बार यूपी बीजेपी का अध्यक्ष तो ओबीसी से ही बनेगा। अब पंकज चौधरी को रेस में सबसे आगे क्यों माना जा रहा है? बीजेपी पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष क्यों बनाना चाहती है, इस पर भी आपको बताते हैं। पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं, मोदी और शाह के भरोसेमंद माने जाते हैं, संगठन का लंबा अनुभव रखते हैं और महाराजगंज से 7वीं बार सांसद चुने गए हैं। उन्होंने करियर की शुरुआत निगम पार्षद के तौर पर की थी। गोरखपुर के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। पंकज चौधरी जिस कुर्मी समाज से आते हैं उसकी आबादी यूपी में 8% है और यादवों के बाद दूसरी सबसे बड़ी ओबीसी आबादी है। करीब 50 सीटों पर कुर्मी समाज जीत और हार तय करते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान कुर्मी वोटर्स बीजेपी से छिटक गए थे। लोकसभा चुनाव में कुर्मी समाज से जो 11 सांसद जीते थे उसमें 7 समाजवादी पार्टी से और 3 बीजेपी से जीते हैं। अखिलेश यादव कुर्मी को अपने पीडीए का हिस्सा बनाने में जुटे हैं और बीजेपी उसी पीडीए की हवा निकालने की कोशिश कर रही है और जो कुर्मी वोटर छिटक गए थे उन्हें फिर से जोड़ने की कोशिश हो रही है। अब लखनऊ के बीजेपी ऑफिस में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन की पूरी तैयारी कर ली गई है। बीजेपी ऑफिस से हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लंबे समय से जिस बात का इंतजार, जिस चीज का इंतजार भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को था, वो इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। आज यानी कि शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा और उसके बाद कल औपचारिक रूप से घोषणा की जाएगी कि यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन चुना गया है। इस रेस में जो इंडिया टीवी के पास जानकारी है, सबसे आगे चल रहे हैं 7 बार के महाराजगंज के सांसद और केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। आज माना जा रहा है कि दोपहर में 12:30 बजे तक पंकज चौधरी इसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आ जाएंगे और उसके बाद उनका नामांकन होगा। नामांकन की जो पूरी प्रक्रिया है उसके लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और संगठन के महामंत्री संजय राय को। आप देखिए कि इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है किस तरीके से गुब्बारे लगाए गए हैं। लाल सफेद हरा यानी कि जो भारतीय तिरंगा होता है उसको यहाँ पे स्थान दिया गया है, गेट को सजाया गया है और इसके अलावा आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं हीरो वाजपेयी जी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो पूरी प्रक्रिया है ये किस तरीके से आगे बढ़ेगी। हीरो जी, सबको इंतजार है कि आज क्या होने जा रहा है, बता पाएंगे इंडिया टीवी के दर्शकों को क्या होने जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ चुनाव होने जा रहा है और चुनकर एक अध्यक्ष आ रहा है। कार्यकर्ताओं को जो लेके चल सके, कार्यकर्ताओं को 2027 की विजय पताका फहराने में लाखों कार्यकर्ताओं को अपने पीछे ले चल सके, ऐसे अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। लोगों का धैर्य धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है, लेकिन वो घड़ी भी सामने आने वाली है जब अध्यक्ष का चेहरा सामने आ जाएगा। ये माना जाएगा कि वोटिंग होगी या निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाएगा? भारतीय जनता पार्टी में कई बार ऐसा भी आया है कि वोटिंग हुई है जनसंघ काल में, कई बार ऐसा भी आया कि 2 नामांकन हुए, सहमति बन गई और कई बार सहमति पहले बन गई, सिर्फ एक ही नामांकन हुआ, लेकिन प्रक्रिया पूरी अपनाई जाती है। उस प्रक्रिया का पालन भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमें लगता है हम सब कार्यकर्ताओं को थोड़ा धैर्य रखना। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। पंकज चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं और उनका लगभग तय माना जा रहा है कि वो अगले उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष होंगे, लेकिन रेस में धर्मपाल सिंह का भी नाम चल रहा है। बहरहाल अगर एक से ज्यादा यहां पर नॉमिनेशन होते हैं तो वैसे में कल वोटिंग होगी। लेकिन सीधे चलते हैं विशाल के पास। विशाल, क्योंकि अभी हमने बताया कि आखिरकार क्या खूबियां हैं, क्यों सबसे आगे नाम चल रहा है पंकज चौधरी का, लेकिन उनकी कई सारी खूबियों में एक अध्यक्ष के लिए कुछ और भी जरूरी चीजें होती हैं। उसमें होता है कि एक
पहला कि समाज या किस समाज के अंदर उनका एक अच्छा खासा पैठ बना हुआ है, दबदबा है, और दूसरा होता है कि संगठन चलाने की किस तरह की क्षमता है। इन पैरामीटर्स पर, इन पैमाने पर कितने खड़े उतरते हैं पंकज चौधरी? अमित, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा है पंकज चौधरी के बारे में। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पंकज चौधरी राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पिता भी राजनीतिक बैकग्राउंड से रहे हैं, और पंकज चौधरी ने अपने जो राजनीतिक करियर की शुरुआत की है वो पार्षद के तौर पर की है गोरखपुर में, और उसके बाद वो वहां के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। और 1991 में जब गोरखपुर से हट करके महाराजगंज जिला एक नया जिला बनता है तो पंकज चौधरी अपनी राजनीति की शुरुआत महाराजगंज जिले से करते हैं। और अगर 7 बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं महाराजगंज से, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर जाति से, कास्ट से उनको बांध के नहीं देखना चाहिए। सर्व समाज का न सिर्फ उनको वोट मिलता है बल्कि समर्थन भी मिलता है। और ऐसे में जब वो भारतीय जनता पार्टी के उस बिरादरी से आते हैं, उस वोट बैंक से आते हैं जिससे इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के 3 बार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो ओबीसी में कुर्मी बिरादरी से रह चुके हैं। उसमें अगर विनय कटियार की बात कर लें, ओम प्रकाश सिंह की बात कर लें, स्वतंत्र देव सिंह की बात कर लें, तो ये बताता है कि किस तरीके से उस जाति का खास असर देखा जाता है। और 2024 में अमित, अगर 11 कुर्मी सांसद उत्तर प्रदेश से बने हैं तो उसमें से मात्र 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी से थे, जिनमें से पंकज चौधरी एक थे, और 7 समाजवादी पार्टी से उस बिरादरी से सांसद बने थे। यानी कि जो पीडीए का वोट बैंक है, यानी कि पीडीए की काट है, उसके तौर पर भारतीय जनता पार्टी पंकज चौधरी को देख रही है। और यही वजह है कि पंकज चौधरी के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है, क्योंकि जो उनकी इमेज है, उनका पार्टी के साथ एसोसिएशन है, और जिस तरीके से वो ग्राउंड पर काम करते हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर ऊपर भरोसा जताया है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि अब से 1 घंटे में वो भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ कार्यालय में मौजूद होंगे, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं, तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं, सभी सीनियर नेता मौजूद हैं, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद हैं। तो ये माना जा रहा है कि आज ये जो एक महज औपचारिकता रह जाती है, 2 से 3 बजे के बीच में उनका नामांकन किया जाएगा, और कल एक बड़ा कार्यक्रम होगा, और उसमें लखनऊ के जो पर्यवेक्षक हैं पीयूष गोयल, उनकी मौजूदगी में 3500 कार्यकर्ताओं के बीच पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का नया बॉस यानी कि प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है वो पूरी तरीके से सज कर तैयार है। सभी सीनियर नेता यहां पर पहुंच गए हैं। अब इंतजार है पंकज चौधरी यहां पर पहुंचेंगे और जो औपचारिकता रह गई है उस औपचारिकता को निभाएंगे। जाहिर सी बात है कि जैसा आप बता रहे हैं कि सिर्फ एक औपचारिकता रह गई है, पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे है। और बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है जहां पर लगभग सर्वसम्मति से ही अध्यक्ष को चुन लिया जाता है। तो ऐसे में इसी वजह से यह बताया जा रहा है या उम्मीद जताई जा रही है कि पंकज चौधरी ही अगले बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। अब यूपी से लेकर बिहार तक हो रहे बुलडोजर एक्शन की बात करते हैं, क्योंकि यूपी के सीतापुर में तालाब की जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। वहीं बिहार की राजधानी पटना में सड़क बनाने में बाधा डालने पर किसानों की फसल और बुलडोजर के जरिए नष्ट कर दी गई। सीतामढ़ी में भी रोड साइड अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन हुआ है। अब बिहार में योगी मॉडल पर लगातार बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। और 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीतापुर उत्तर प्रदेश की, पटना बिहार की और सीतामढ़ी बिहार की। उत्तर प्रदेश की तरह ही लगातार आप देख सकते हैं कि बिहार में जब से नई सरकार ने सत्ता संभाली है और खास तौर पे जब से यहां पर आप देख रहे हैं सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने, उसके बाद से कई ऐसे आपको काम नजर आ रहे होंगे जो आपको कहीं ना कहीं एक प्रतिबिंब लगता है उत्तर प्रदेश का। और खास तौर पे सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी जा सके और एक विकसित बिहार बनाने की कोशिश यहां हो रही है। यूपी और बिहार में बुलडोजर एक्शन की तरह तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, लेकिन पहले हैदराबाद में बुलडोजर एक्शन पर एमआईएम के हंगामे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। हैदराबाद में लंबे वक्त से चल रहे फल की दुकानों को ध्वस्त करने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची है। मामला तब गरमाया जब एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, एमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को सूचित किया गया और उन्होंने तुरंत ध्वस्तीकरण को रोकने के निर्देश जारी करने के लिए निर्देश को दिया। अब एमआईएम के एमएलसी मिर्जा रहमत बेग, पाथरगट्टी के कॉर्पोरेटर सोहेल कादरी और मल्लेपल्ली के कॉर्पोरेटर जफर खान तुरंत मौके पर पहुंचे और नेताओं ने अधिकारियों से काफी देर तक बहस की और कार्रवाई रोकने की मांग की। जेसीबी ऑपरेशन को कुछ देर के लिए रोक भी दिया गया, लेकिन हालात संभलने के बाद डेमोलिशन का काम एक बार फिर से शुरू कर दिया गया। बेदखल करेंगे वो टाउन प्लानिंग कहाँ है, सब कहाँ है बोलो आप।
बैल की है, मीनार दिख रही है, लेकिन मैं भी नहीं देखा। अगर आता था कूद जाना था ऊपर, डाल देना था उसको ऊपर। सही बोल रहे हो सामने, इतनी वेट कर आपकी बात सुने वो जगह। सदर मोहतरम नसूबे मिला तलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर जो अफजलगंज चमन की मस्जिद के पास, जो अफजलगंज बस स्टॉप के पास जो फ्रूट के कारोबार करते थे रोड के ऊपर, वो लोगों को कई दिनों से एक यहाँ पर एक शख्स है वो कंप्लेंट डाल रहा था और ये भी कंप्लेंट पर्जावानी में देकर ये पूरे यहाँ से तोड़ने के लिए वो कोशिश कर रहा था, मगर इसकी इत्तला सदर मोहतरम को मिलते ही सदर मोहतरम ने बल्दिया कमिश्नर से बात करे बात और मुझे और हमारे जफर खान साहब कारपोरेटर और हमारे सोहेल खातिर साहब कारपोरेटर को यहाँ पर भिजाए। हम आकर यहाँ से जेसीबी और बल्दिया के गाड़ियों को यहाँ से भिजाए। 50 साल से ये लोग कारोबार कर रहे थे यहाँ पे, वो लोगों को आके यहाँ से बेदखल किया जा रहा था और साथ ही साथ बल्दिया का अमला पुलिस के अमले के साथ उन लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे थे और मजलिस इत्तेहादुल जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब आपको बिहार के पटना में बुलडोजर एक्शन की तस्वीर दिखाते हैं। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के पुनाडीही पंचायत के खासपुर गांव में बुलडोजर एक्शन हुआ है। प्रशासन ने आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य के दौरान बुलडोजर चलाने का किसानों ने विरोध किया था, लेकिन अब बुलडोजर एक्शन के बाद सड़क का काम फिर से शुरू कर दिया गया है और इसी के मद्देनजर वो सड़क को लेकर जहां पर हाईवे बनना है उस जमीन को खाली करवाया जा रहा है। और यहां आप देख सकते हैं कि जो लोगों ने खेती की थी, जो उन्होंने यहाँ पर फसल लगाई थी, उसे हटाया जा रहा है क्योंकि यहाँ से एक्सप्रेसवे का निर्माण होना है। तो जब से इलेक्शन के बाद सरकार ने सब शपथ ग्रहण किया है, उसके बाद से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को लेकर काफ़ी ज़ोरों से काम चल रहा है। खासतौर पे सड़कों का चौड़ीकरण का काम चल रहा है, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि बिहार को विकास के हाईवे पर दौड़ाया जा सके। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हाईवेज होने चाहिए, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू होनी चाहिए ताकि राज्य के अंदर अगर निवेश आए और यहाँ से अगर आवाजाही होती है तो उसमें कोई रुकावट ना हो। 4 लेन का अलाइनमेंट सीएनजी का काम चल रहा है के निर्देश पर। कुछ लोग नेतागिरी करने के चक्कर में किसानों को बहला फुसला करके और उनको बहकावा दे रहे हैं ताकि यहाँ पर आंदोलन किया जाए, हंगामा किया जाए, कार्य को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो बाधित करेंगे उसको हम लोग कस्टडी देंगे। और बिहार के सीतामढ़ी में भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। भवेदपुर रेलवे गुमटी और थाना रोड में बुलडोजर से अतिक्रमण को हटा दिया गया। नगर निगम की टीम ने बड़े पैमाने पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटाया है। कार्रवाई के दौरान अधिकारी और पुलिस की टीम पर मौके पर मौजूद रही और जिन्होंने भी अपना अवैध अतिक्रमण या निर्माण नहीं हटाया था उन्हें बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया। जेसीबी मशीन के जरिए एक एक करके तमाम उन अवैध निर्माण को गिराया गया जो सड़क के किनारे बनाए गए थे ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके, आवाजाही में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो लगातार अगर आप बिहार की खबरों को देख रहे होंगे तो बिहार में सड़कों का चौड़ीकरण और साथ ही यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये प्रशासन की ओर से निरंतर काम चल रहा है। यूपी के सीतापुर में भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। लहरपुर में प्रशासन का बुलडोजर फिर चला। करीब 3.5 बीघा जमीन, तालाब की जो जमीन थी उसे खाली करा लिया गया। 1 एकड़ को लेकर यह पूरा कब्जा किया गया था और 1 करोड़ की कीमत वाली यह जमीन कब्जा मुक्त करा ली गई। तालाब की जमीन पर 5 दुकानें बनवाई गई थी जिस पर अब बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो तालाब की जमीन थी, करीब 3.5 बीघा जमीन थी जिसे खाली करवाया गया। कीमत इसकी 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इस पर दुकानें बना के दी गई थी और दुकानों को तोड़ने के लिए जेसीबी लाया गया और उन्हें साफ कर दिया गया। यूपी में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ भी एक्शन किया जा रहा है। यूपी में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए नए रूट का खुलासा हुआ है। अमरोहा में बांग्लादेशी महिला रीना बेगम और उसके पति राशिद अली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान उनके पास से निकाह की एक रसीद भी मिली है। यह कार्रवाई तब हुई जब पुलिस को सूचना मिली कि सऊदी अरब में काम करने वाला राशिद अली 2 महीने पहले एक बांग्लादेशी महिला को साथ लेकर भारत लौटा है। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ, सऊदी में शादी करने के बाद महिला बांग्लादेश गई और फिर वहां से नेपाल और नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हो गई बिना किसी वैध कागजात के। जिसके बाद आईबी की टीम ने भी रीना और राशिद से लंबी पूछताछ की है। ये वही बांग्लादेशी महिला है जिसने
उत्तर प्रदेश के राशिद से शादी की थी। शादी इनकी हुई, लेकिन जब इन्होंने भारत में एंट्री की, यानी कि महिला ने जब भारत में एंट्री की, रीना के पास कोई भी वैध कागजात नहीं थे। आने के लिए वीजा की जरूरत होती है, तमाम ये चीजें नहीं मिली। वो नेपाल के रास्ते चोरी छुपे अपने पति के साथ भारत में दाखिल हुई, जिसके बाद इसकी सूचना जैसी आईबी के हाथ लगी और पुलिस को मिली तो पुलिस ने इनसे पूछताछ की। लंबी पूछताछ चली है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरह से वो भारत में दाखिल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक महिला रीना बेगम ने बताया कि उसकी राशिद से मुलाकात सऊदी अरब में हुई थी, जहां दोनों एक साथ एक ही अस्पताल में काम करते थे। 6 साल पहले दोनों ने शादी कर ली। मार्च 2025 में रीना बेगम बांग्लादेश आई और राशिद भी बांग्लादेश पहुंचा। तब ये दोनों टूरिस्ट वीजा पर नेपाल पहुंचे और 9 अक्टूबर को ये दोनों महेंद्र नगर से बनबासा होते हुए भारत में प्रवेश कर गए, जबकि इनके पास कोई भी वीजा या फिर वैध कागजात नहीं थे। पुलिस ने महिला के पास से बांग्लादेश का पासपोर्ट बरामद कर लिया, लेकिन महिला के पास भारत में प्रवेश करने और रहने के संबंधित कोई भी कागज नहीं है। साथ ही ये भी बिना किसी सूचना के मंडी धनौरा कस्बा क्षेत्र में रह रहे थे। महिला का एक रील भी सामने आया है, जिसमें उसने ढाका एयरपोर्ट पर शूट किया था। पुलिस ने हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ की और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किस तरह से नेपाल के रास्ते बिना किसी वैध दस्तावेज के वो भारत में दाखिल हुए हैं और कौन से वो लोग हैं जिन्होंने इनकी मदद की थी और किस तरह से मदद की गई कि वो बिना किसी रोक टोक के भारत में पहुंच भी गई और भारत में रहने लगी बिना किसी इजाजत के अवैध तरीके से। उक्त महिला रीना बेगम पुत्री सुलेमान मियां, उम्र करीब 28 वर्ष, बांग्लादेश की नागरिक है, जिसके पास बांग्लादेश का पासपोर्ट भी मिला। पूछताछ पर महिला द्वारा बताया गया कि महिला ने 6 वर्ष पूर्व सऊदी अरब में राशिद अली से विवाह कर लिया था, जहां पर दोनों ये अस्पताल में कार्य करते थे। उसके बाद इस वर्ष मार्च 2025 में महिला बांग्लादेश आई, जिस दौरान राशिद अली भी बांग्लादेश पहुंचा और फिर ये दोनों 30 दिन के टूरिस्ट वीज़ा पर नेपाल निकल गए, जहां से ये दिनांक 9 अक्टूबर को महेंद्र नगर के रास्ते बनबसा होते हुए इन्होंने अवैध रूप से बिना किसी प्रपत्र या बिना किसी वीज़ा के भारत में प्रवेश किया और यहाँ ये बिना कोई आधिकारिक सूचना दिए अवैध रूप से मंडी धनौरा कस्बा क्षेत्र में निवास कर रहे थे। इस संबंध में दोनों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तगण पुलिस हिरासत में है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। और यूपी में शहर शहर अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए अभियान फुल स्पीड से चल रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ में भी झुग्गी बस्तियों में जाकर संदिग्ध मोहल्लों में जाकर तलाशी ली जा रही है, जहां अवैध घुसपैठियों का ठिकाना होने की आशंका है। लखनऊ से बीजेपी विधायक नीरज वोरा ने शुक्रवार को लखनऊ पुलिस के साथ मिलकर शहर के फैजुल्लागंज इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। यहाँ की झुग्गी झोपड़ी में छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर आधार कार्ड में गड़बड़ी भी पाई गई। एनआरसी है तुम्हारे पास? अगर तुम इंडिया सिटीजन हो, इंडिया का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, तो तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? हम तुमको न भगा रहे हैं न तुम्हें दोषी ठहरा रहे हैं। हम सिर्फ रोहिंग्या बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट जांच कीजिए, वही आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग के लिए भी अच्छी बात है ये। ऐसा तो है नहीं कि हमने तुम्हारा कागज देखा, तुम्हारा कागज है, उसके बावजूद भी तुम्हें उठा के हमने भेज दिया, ऐसा तो है नहीं। और विधायक नीरज वोरा के मुताबिक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले तकरीबन सभी लोगों के आधार कार्ड असम के बेरपाटा जिले के हैं। तो बरपेटा जिले के ये आधार कार्ड बताए जा रहे हैं और एड्रेस में भी वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ या फिर सन ऑफ की जगह पर यहाँ पर सिर्फ केयर ऑफ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बीजेपी विधायक ने बड़े फर्जीवाड़े की तरफ इशारा करते हुए सीएम योगी से शिकायत करने की बात कही है। ये इसका आधार है, ठीक है? ये इसका आधार, इसके आधार पे ये देखिए, ये केयर ऑफ लिखा है। आधार में केयर ऑफ होता ही नहीं, ठीक बात है, सन ऑफ होगा, डॉटर ऑफ। और बिहार से एक और खबर है नालंदा से, जहां पर एक बड़ी घटना हुई है। नालंदा में 5 दिसंबर को मॉब लिंचिंग में घायल अतहर हुसैन के इलाज के दौरान मौत हो गई। नाम पूछने के बाद लोगों ने अतहर को पीट कर अधमरा कर दिया था। 6 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझता रहा अतहर और उसके बाद उसकी जान चली गई। मरने से पहले मोहम्मद अतहर हुसैन ने अपना बयान दर्ज करवाया था, जिसमें उसने पूरी वारदात बताई थी। मृतक अतहर हुसैन ने पुलिस को बताया
कि गांव में घूमकर कपड़े बेच रहा था। इस दौरान उसकी साइकिल पंचर हो गई। जब अतहर ने पंचर दुकान का एड्रेस पूछा तो वहां मौजूद लोगों ने पहले नाम पूछा और नाम बताते ही उन लोगों ने हमला बोल दिया। पहले जलते हुए लकड़ी से पीटा गया, फिर पिलास से कान काटा और उसके बाद हाथ तोड़ दिए गए। इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ग्राम भट्टा में ग्राम भट्टा थाना रो में एक व्यक्ति को मारपीट किया गया है और छीन छोड़ किया गया है, जिस संबंध में रो थाना कांड संख्या 413-25 दर्ज किया गया और 10 नेम्ड व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज किया गया था, जिसमें से 4 की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और जो व्यक्ति इलाजरत थे उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, जिसका विधिवत पोस्टमार्टम ये एफएसएल के द्वारा एफएसएल टीम आई थी एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिवत पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार किया गया है। और इस घटना के बाद से माहौल तनावपूर्ण है। मृतक के परिवार का दावा है कि अतहर को मुसलमान होने की सजा मिली है। अतहर फेरी लगाता था, गांव में घूम घूम कर कपड़े बेचता था। अतहर के भाई ने कहा है कि लोगों ने पहले भाई का नाम पूछा, फिर उसको पीटा। वो 10-12 साल से कपड़े बेचते थे साइकिल पर से। एक 6-7 दिन पहले क्या हुआ कि उसका साइकिल पंक्चर हो गया भैया का मेरा, तो 10-12 गो आदमी आगता प्रिंट है रो थाना क्षेत्र में भट्टे के पास। तो वही मेरा भाई गए कि पंक्चर का दुकान कहाँ है बताइए तो भैया, तो उन्होंने बोला कि क्या नाम है आपका, तो मोहम्मद अतहर नाम है। क्या करते हैं, तो फेरी करते हैं। उसके बाद उसको पकड़ के बेरहमी से मारा गया है सर। हमको यही चाहिए कि आप लोग के माध्यम से हमको इंसाफ चाहिए सर। फुटबॉल के सुपरस्टार लियोनेल मेसी इस वक्त कोलकाता में हैं और जब वो सॉल्टेक स्टेडियम में पहुंचे तो उसके बाद लोग उनको देखने के लिए बेताब थे, लेकिन जल्दी निकल जाने की वजह से, यानी कि वेन्यू से जल्दी निकल जाने की वजह से फैंस नाराज हो गए। आप देख सकते हैं किस तरह से फैंस ने बोतलें फेंकना शुरू कर दिया, क्योंकि नाराज थे, क्योंकि उनको लगा था कि थोड़ा वक्त और बिताएंगे लियोनेल मेसी उनके बीच, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला ठीक से अपने इस चहीते खिलाड़ी को देखने का। एक दीवानगी है फुटबॉल को लेकर कोलकाता में, पूरे बंगाल में, और उसी का नतीजा था कि जब रात को पहुंचे थे लियोनेल मेसी तो बड़ी तादाद में लोग ठंड में भी बाहर ये इंतजार कर रहे थे, सड़कों पर उनका इंतजार किया जा रहा था और आज उन्हें देखने का मौका था सॉल्टेक स्टेडियम में। लेकिन मेसी का कार्यक्रम बड़ा ही व्यस्त है। सॉल्टेक स्टेडियम से उनको अब जाना है ईडन गार्डन्स, जहां पर बताया जा रहा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ, सौरभ गांगुली के साथ उनकी मुलाकात होगी। लेकिन फैंस सॉल्टेक स्टेडियम में जो पहुंचे थे उनका दीदार करने के लिए उनको निराशा हाथ लगी, क्योंकि बहुत ही जल्द मेसी निकल गए और ना ही उन्होंने कोई एक लैप लिया जिसके चलते हर एक किसी को मौका मिलता अपने इस चहीते खिलाड़ी को करीब से देखने का। और ये निराशा उनके हाथ लगी और निराशा के बाद गुस्साए भीड़ ने मैदान के अंदर बोतलें फेंकना शुरू कर दिया। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ सॉल्टेक स्टेडियम जहां पर लाखों की तादाद में फैंस मौजूद थे और दूसरी तरफ लियोनेल मेसी की काफिले को देख सकते हैं जो सॉल्टलेक से अब आगे बढ़कर ईडन गार्डन्स की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। लियोनेल मेसी अगले 3 दिन तक भारत में रहेंगे। हैदराबाद उनको जाना है, दिल्ली में भी आना है, मुंबई में भी उनको पहुंचना है। फुटबॉल जगत के सुपरस्टार लियोनेल मेसी इन दिनों भारत के दौरे पे हैं, इस वक्त कोलकाता में मौजूद हैं और जब वो सॉल्टेक स्टेडियम में पहुंचे उस दौरान वहां मौजूद फैंस काफी भड़क गए, क्योंकि जितना वक्त उनको देना था उतना वक्त मेसी नहीं दे पाए, क्योंकि उनका बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है। और जो वहां पर बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में फैंस पहुंचे थे वो बहुत निराश हुए। उन्हें लगा था कि लियोनेल मेसी वहां रुकेंगे, थोड़ा वक्त बिताएंगे और हो सकता है कि उनको एक लैप भी करवाया जाता ताकि ये पूरा का पूरा स्टेडियम उन्हें बहुत करीब से देख पाता। लेकिन वक्त की कमी की वजह से बताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजर्स लियोनेल मेसी को लेकर जैसे ही निकल गए उसके बाद वहां मौजूद फैंस का गुस्सा भड़क गया। फैंस ने वहां पर बोतलें फेंकनी शुरू कर दी मैदान में। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टेंट लगा था उसे भी गिरा दिया गया। मैदान के बीच में भी कई फैंस पहुंच गए ताकि अपने चहीते खिलाड़ी को वो करीब से देख पाए, लेकिन ऐसा हो ना सका और निराशा में गुस्सा हावी हो गया और लोगों ने वहां पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहां पर जो आयोजकों ने तैयारी करके रखी थी उस मंच को भी गिरा दिया गया। सॉल्टेक स्टेडियम काफ़ी बड़ा स्टेडियम है, इसकी कैपेसिटी लगभग 1,20,000 से 30,000 तक है और पूरा का पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद थी और फुटबॉल को लेकर जो दीवानगी है कोलकाता या फिर बंगाल में, आप इसी से समझ सकते हैं कि कल रात जब 2 बजे पहुंचे थे लियोनेल मेसी तो एयरपोर्ट के बाहर और पूरे सड़कों पर, होटल के बाहर बड़ी तादाद में फैंस मौजूद थे उनको देखने के लिए और सबको आज उम्मीद थी कि जब सुबह वो सॉल्टेक स्टेडियम पहुंचेंगे तो लाखों भीड़ के बीच जब आएंगे तो अपने इस चहीते खिलाड़ी को देख पाएंगे।
लेकिन ऐसा हो ना सका। लियोनेल मेसी बहुत कम वक्त में ही सॉल्ट लेक स्टेडियम से निकल गए, जिसके बाद सॉल्ट लेक स्टेडियम के अंदर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, फैंस का गुस्सा देखने को मिला, बोतलें ऊपर से नीचे स्टैंड से ज़मीन पर आने लगी। उसके साथ ही जो फैंस पहुंच गए थे ग्राउंड के अंदर, वो भी इतने निराश हो गए कि वहां पर जो तैयारी की गई थी, आप देखिए, एक एक टेंट को उठाकर फेंक दिया गया। तो एक तरफ लियोनेल मेसी जब स्टेडियम में पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीर है, लोगों के अंदर खुशी है, उत्साह है कि उनका चहीता खिलाड़ी उनके बीच आया है और सबको उम्मीद थी कि थोड़ा वक्त वो बिताएंगे, हो सकता है कि एक दो फुटबॉल के शॉट भी मार के वो दिखाते, किक मार के दिखाते, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और फैंस बहुत निराश हुए। उन्हें लगा कि घंटों इंतजार करने के बाद भी उन्हें अपने चहीते खिलाड़ी लियोनेल मेसी को ना ही करीब से देखने को मौका मिला, ना ही वो उनका ठीक से दीदार कर पाए। और स्टेडियम में मौजूद लोगों ने उसके बाद हंगामा शुरू कर दिया, बोतलें फेंकनी जाने लगी ट्रैक पर, और साथ ही साथ कुछ जो मौजूद थे फैंस, वो फेंसिंग को तोड़कर अंदर मैदान के अंदर पहुंच गए और मैदान के अंदर पहुंच के जो आयोजन के लिए बनाया गया था मंच, उसे उन्होंने तोड़ दिया, उसे उखाड़ कर फेंक दिया। लियोनेल मेसी कुछ वक्त और कलकत्ता में रहेंगे, उन्हें सॉल्ट लेक स्टेडियम से ईडन गार्डन्स जाना है, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होंगी, सौरभ गांगुली होंगे। इससे पहले लियोनेल मेसी का एक स्टैचू भी अनावरण किया गया लेक टाउन में, करीब 70 फीट ऊंची उनकी एक स्टैचू प्रतिमा वहां पर बनाई गई है, जिसका अनावरण खुद लियोनेल मेसी ने किया है। उस दौरान शाहरुख खान भी उनके साथ मौजूद थे, तो शाहरुख खान के साथ मुलाकात हो चुकी है लियोनेल मेसी की। इसके बाद उन्हें सॉल्ट लेक स्टेडियम में आना था, जिसके लिए वो पहुंचे थे, लेकिन वक्त कम होने की वजह से लियोनेल मेसी वहां से निकल गए, जिसके बाद आप देख सकते हैं फैंस का गुस्सा भड़क गया। ये आप देखिए, करीब 1,30,000 के करीब कैपेसिटी है इस स्टेडियम की। भारत के बड़े स्टेडियम में से शुमार है सॉल्ट लेक स्टेडियम, और यहाँ पर एक खचाखच पूरा भरा हुआ था स्टेडियम लियोनेल मेसी को देखने के लिए। तो लाखों की तादाद में जो फैंस थे वो बेहद निराश हुए कि उन्हें अपने चहेते खिलाड़ी लियोनेल मेसी को करीब से देखने का मौका नहीं मिला, और उसके बाद वहाँ पर लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। मेरे सहयोगी ओंकार हमारे साथ जुड़ गए। ओंकार, फिलहाल क्या स्थिति है? लोग बहुत ही ज्यादा नाराज है, गुस्से में है। ठीक है, हाँ, निराश तो है, सभी फैन निराश है अभी। संजू बोसू। चलिए, यहाँ पर आप फैंस को आप सुन रहे हैं। इनफैक्ट वी केम ऑल द वे फ्रॉम चेन्नई। The organizers covered the entire thing. They should organize such a way, at least he was in a vehicle around one lap, either to walk or through angle. He spent so much of money, 30,000-40,000 rupees, and they're not able to see even a single second of Messi. What sort of organizing is this? This is not the way. How will football flourish in India? This is the attitude of those officials who are conducting this and administrators there. This is not right. No, the thing is that even they said that they'll provide him scoring penalties or something. I didn't see that. Like it was like they are breaking stuff out inside. আজকে মিডিয়ার জন্য মেসি চলে গেল আর পুলিশের মিসম্যানেজমেন্টের জন্য। মিডিয়া করেছে, মিডিয়া ওখানে ঘেরে ধরেছিল, আপনাদের দোষ ছিল এটা। 500 জন যদি ঘিরে রাখে তো লোকে এত টাকা দিয়ে কি আলু চুষবার জন্য গেছে? অর্গানাইজাররা কেন, ফটোগ্রাফারদের একটা আইডিয়া নেই, সবাই চেঁচাচ্ছে, কন্টিনিউয়াস 500 জন ঘিরে রেখেছে ফটোগ্রাফার, অন্তত 500 ফটোগ্রাফার, बार-बार করে পুলিশ বলছে সরো সরো সরো। हाँ, हिंदी में बोल रहा हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ का प्रेस को जरा सा भी क्या बताएं, जेन्युइननेस नहीं है, और फोटो के लिए किसी का जान भी चला जाए, ऑर्गेनाइजर क्या, थोड़ा सा तो सेंस होगा। 50,000 आदमी खड़ा है, बार बार बोला जा रहा है कि हटिए हटिए, उन लोगों को बोल रहा है प्लीज आप लोग हट जाइए। कम से कम 200 प्रेस का आदमी इस तरह से घेर के रखा, जिसके कारण लाठी का चार्ज हुआ। फॉर दिस मिसमैनेजमेंट प्रेस इज 100% रेस्पॉन्सिबल, 100%। तो क्या आप लोग रोड मैनेजमेंट है? मेरा टिकट था 5,000 रुपया का, मैं मेरे को एक पल भी अच्छे से देख नहीं पाया, पूरा स्कैम हुआ हमारे साथ। हमारा टिकट का खरीदारी पूरा रिफंड चाहिए, हमारा पूरा स्कैम हुआ हमारा साथ। मेसी को देख पाए? नहीं, बहुत दूर से देखा थे। देखो अभी क्या हुआ कि इसे मतलब कि इसका जो इवेंट जो मैनेज कर रहा था बहुत बुरा किया था। मतलब कि इवेंट ठीक से मैनेज नहीं कर पाई, इसीलिए ऐसा हुआ। नहीं हुआ क्योंकि अभी देखो क्या है कि बोला कि मेसी प्लांटी शूट आउट लेगा, वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद ऐसे 10 मिनट भी आके नहीं रहा। पहले ऐसे तो कौन मेसी को देखने के लिए आए थे, कौन चाहेगा कि वो इस मोहन बगान और डायमंड हार्बर का खेला देखे। तब भी हमने बैठ के देखा,
सब सुबह 4 बजे 5 बजे आया, इतना दूर से, बहुत सारी जगह से, नॉर्थ ईस्ट से भी बहुत सारी जगह से आया है। तो किस लिए आए? मेसी को देखने के लिए। तो उसको बस 4,888 रुपीज। नहीं देख पाया। It was visible from his face. Messi couldn't breathe properly. It was visible from his face. We have spent 30K, 2 tickets में 30K, 26,000 for the tickets, plus other amenities. एक बात बताओ, पानी का बॉटल इतना महंगा क्यों अंदर? MRP से ज्यादा कोई चार्ज नहीं कर सकता है पानी का बॉटल में, तो भी it was sold for 150 rupees, 200 for the popcorn, which was not even worth it. ये कोई इवेंट था? इतना खराब मैनेजमेंट, मिनिस्टर्स का क्या दरकार? वहाँ पे इतना आरपीजी क्या दरकार? वो तो खुद की सिक्योरिटी के साथ आया ही था। उसके चेहरे से नजर आ रहा था कि वो प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर पा रहा है। He was irritated, arrogant. I don't want to reveal my name, but it's okay, whatever it is. I think so government should look after it and refund the money that you have spent. तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं, यहाँ पर लोगों ने बताया कि क्यों वो नाराज है। आप सोचिए कि 30,000 रुपए का टिकट, जो सामने रहे होंगे सबसे पहले उन्होंने 30,000 रुपए के टिकट दिए। कुछ लोग थे जिन्होंने 5,000 रुपए के टिकट खरीदे। उनका यही कहना है, जो मैं आपको बता रहा था, कि लोग क्यों निराश हुए, क्योंकि बहुत कम वक्त के लिए आए। उनको लगा था कि लियोनेल मेसी जब आएंगे तो मेसी कम से कम किसी गाड़ी में बैठ के या फिर हो सकता है दौड़ के पूरा एक चक्कर लगाएंगे इस स्टेडियम का, और बहुत करीब से अपने इस चहीते खिलाड़ी को देख पाएंगे, जिसके लिए लोग इंतजार कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और वो आए और चले गए। और वहां पर कुछ लोग नाराज इसलिए भी थे कि जो पूरा मैनेजमेंट था वो बिल्कुल ठीक नहीं था, मिसमैनेजमेंट था, जिसके चलते वो अपने इस पसंदीदा खिलाड़ी को, सुपरस्टार लियोनेल मेसी को नहीं देख पाए। उत्तराखंड से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। खटीमा में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। 23 साल के लड़के के मर्डर के बाद गुस्साए लोग हंगामा और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गुस्साए लोगों ने जमकर तोड़फोड़ भी की है। चाकूबाजी में 23 साल के तुषार शर्मा की मौत हो गई थी। 2 गुटों के बीच झड़प में यह चाकू चले थे। तुषार की मौत के बाद से इलाके में जबरदस्त हंगामा है, और तमाम जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनमें से कुछ को पकड़ भी लिया गया है, और वो चाहते हैं कि उनके घरों पर बुलडोजर चले, और चेतावनी दी गई है कि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक शांत नहीं बैठेंगे और प्रदर्शन चलता रहेगा। और ये हमारे संवाददाता शोएब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, आपके पास क्या जानकारी? अचानक कैसे लोग इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी है? बिल्कुल अमित, देखिए मैं उस वक्त भी आपको बता रहा था कि पुलिस को ये कोशिश करनी होगी कि हालात काबू में रहे। तनावपूर्ण स्थिति है। सुबह से ही हम देख रहे हैं, जब से खबर आई है कि तुषार शर्मा की हत्या कर दी गई चाकू से गोदकर, लोगों का जो गुस्सा है वो बढ़ रहा है। और इसी क्रम में जिस तरह से पुलिस की मुस्तैदी ज़्यादा जो एक संख्या होनी चाहिए उस तरह से नज़र नहीं आ रही थी सुबह से, और यही वजह है कि जो लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ रही है। जो मुख्य चौराहा है शहर का, खटीमा का तिरंगा चौराहा जिसको कहा जाता है, उसके आसपास का जो भी इलाका है, जो मुख्य बाजार है, उसको पूरी तरह से बंद करा दिया गया है। हालांकि सुबह से जब ये घटना की जानकारी लोगों को मिली, उसके बाद लोगों ने दुकानें कम ही खोली थी, लेकिन कुछ दुकानें खोलने की कोशिश हुई भी तो उनको बंद करा दिया गया है। और ये जो मुख्य चौराहा है, इसको आप देखेंगे तो पीलीभीत से खटीमा, या फिर आप टनकपुर से खटीमा जाने वाली रोड हो, या रुद्रपुर से खटीमा जाने वाले जो रास्ता है, तो इस चौराहे से इन तमाम शहरों की तरफ जाया जाता है, और इसको पूरी तरह से बंद कर दिया है। अभी जो स्थिति है, सबसे बड़ी पुलिस के लिए चुनौती यह है कि पुलिस फोर्स को वहाँ पर बढ़ाया जाए, क्योंकि पुलिस को भी अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की घटना का जो रिएक्शन होगा लोगों में, फिर वो इतनी बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, और फिर बाजार को बंद करा दिया जाएगा, और तोड़फोड़ की जो स्थिति है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वक्त ये चुनौती है कि वहाँ के हालात को नियंत्रित करे पुलिस, और इस हालात को और ज़्यादा तनावपूर्ण ना बनने दिया जाए। साथ ही साथ जो परिजन है तुषार शर्मा के, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाया जाए। ये तमाम चीज़ें हैं। अब चूँकि ये पूरा मामला सरकार के भी संज्ञान में है, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो भी कोशिशें की जा रही वो तो की जा रही है, तो हो सकता है शासन स्तर पर भी इस घटना को लेकर कोई कदम उठाया जाए, और पुलिस को भी दिशा निर्देश दिए जाए, और पुलिस की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो आरोपी है उनको पकड़ा जाए
और जो हालात है उसको नियंत्रित किया जाए। अगर हालात इसी तस्वीर हम तरह फिर से से और दिखा ज्यादा देते हैं तनावपूर्ण होते शोएब, हैं जो तस्वीरें तो निकल कर आई है इस वक्त सामने खटीमा से, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोग इस वक्त गुस्से में हैं, क्योंकि जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तुषार शर्मा की तस्वीर है, जिन्हें झड़प हुई थी। मामूली से विवाद के बाद चाकूबाजी के दौरान मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सरतंज से जुदा की धमकी दी गई है। अजान को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद मस्जिद के मुअज्जिम ने यह धमकी दी है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में एक मौलाना पर दरोगा को धमकी देने का आरोप है। मदीना मस्जिद के मौलाना मोहम्मद इरफान पर केस दर्ज किया गया है। इरफान पर कच्ची सड़क चौकी इंचार्ज विनोद चौधरी का सर कलम करने की धमकी देने का आरोप लगा है। अजान के दौरान यह सारा विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि दरोगा ने अजान के लिए माइक की परमिशन मांगी तो विवाद हो गया। इसी दौरान दरोगा का सिर कलम करने की धमकी देने का आरोप लगा है। वहीं दूसरी तरफ मौलाना का कहना है कि दरोगा ने उसे पाकिस्तान चले जाने के लिए कहा था। इतना ही नहीं, दरोगा विनोद चौधरी ने माइक का परमिशन उतार कर फेंक दिया और उनके साथ मारपीट भी की गई। दरोगा को धमकी देने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और साथ ही मस्जिद के मौलाना की पिटाई का भी वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल मामला एसएसपी तक पहुंच गया है। सुनिए क्या कहना है मस्जिद के उस मौलाना का। दरोगा आ गया तो यहाँ के अल्लाह को अजान की परमिशन किसने दी? अजान से पहले से ही थी। पहले माइक पे हमारे होते और माइक लगे थे, हमने उतार दिए उनके कहने से ही। फिर एक माइक की इजाज़त दी थी और परमिशन भी हमारे एक पे ही है। तो उन्होंने कह लिया परमिशन कहा, मगर ये लगे तो उन्होंने परमिशन उखाड़ के फेंक दी। तो वहाँ से उनसे पहले कह रहा कि अल्लाह का अगर अजान पढ़ती हो तो पाकिस्तान में जाओ, तुम यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। दरोगा ने कही ये बात जिसने मेरे बजाय आए। जमीयत उलमाए हिंद ने मौलाना के पक्ष में आंदोलन की चेतावनी दी है। कहा है कि मौलाना के साथ दरोगा ने मारपीट की है, मौलाना की कोई गलती नहीं है। एसपी सिटी साहब से मिलकर आए हैं। ये तमाम शिकायतें हमने कप्तान साहब और एसपी सिटी साहब से की है। उन्होंने कहा है कि अगर दरोगा साहब ने कोई बदतमीजी की है उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब हम मौजिन साहब से आके मिले हैं, मदीना मस्जिद में मौजूद है फिलहाल। अब यहाँ जमीयत का पूरा वफ्द इनके पास आया है। अब इन्होंने जो बातें बताई है वो रूंगटा खड़े करने वाली बातें हैं। इन तमाम बातों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो ऐसी बातें करेगा, जो मुल्क को बांटना चाहते हैं, जो हमारे मुजफ्फरनगर मोहब्बत नगर को इसको खराब माहौल को खराब करना चाहते हैं, मुल्क की फिजा को बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और बड़े अधिकारियों से मिलेंगे और कानूनी कार्रवाई के लिए मांग करेंगे।